नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक को इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों में ही भारतीय रिजर्व बैंक की सुद्रा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक अंगीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया है। और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में भी निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं और अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक बेहतर विकल्प मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बीते 7 सालों में ही और पारदर्शिता के साथ ही कई ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कई और चीजें भी इसके दौरान कही हैं। इसके साथ ही बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स भी दिए गए हैं और बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत करने के लिए भी कई कार्य किए हैं। आरबीआई के दायरे में लाया गया है। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार किया गया है जो लाखों जमानकर्ता ही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके भीतर भी इस सिस्टम को प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम में 2 जबकि श्रीनगर में एक आतंकी मार गिराया गया है। कुलगाम में एनकाउंटर का आज दूसरा दिन है। कुलगाम में मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल कमांडर सिराज मौलवी यारव भट्ट के तौर पर हुई है और सिराज युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने का काम कर रहा था और साथ ही निर्दोष जो लोग हैं उनकी हत्या करवाने में भी शामिल हो रहा था। और तो वहीं आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर में मारे गए आतंकी की पहचान पुलवामा के आमिर रियाज के तौर पर हुई है। मारा गया आमिर रियाज आतंकी संगठन जलवातुल हिंद से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी आमिर रियाज को फिदायीन हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नसरुल्लागंज के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान 405 करोड़ से भी ज्यादा के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे से ही पहले यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आने से पहले ही यहां पर कांग्रेस नेता गोपालगंज ने उन पर तंज कस दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से करीब 11:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12 बजे यहां पहुंचेंगे और यहां सीएम आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ही शिवराज सिंह चौहान कई करोड़ की लागत से बनी सीप अंडर सिंचाई परियोजना शिलान्यास, करोड़ों की सीहोर कोसमी रोड और फिर अगर परिषद में भी नसरुल्लागंज विकास कार्य 18.72 करोड़, पंचायत और ग्रामीण विकास के कार्य 14.65 करोड़, इटारसी से भी छिपानेर मार्ग लोक विभाग निर्माण संभाग और बुधनी 16.27 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मार्ग 14.6 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि गोपाल शर्मा ने ये भी जानकारी सामने रखी है कि 17 सालों में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही मूलभूत समस्याओं को तरसता बुधनी फिर नई घोषणाओं का पिटारा खुलते दिखेगा। और उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या नेमावर और शाहगंज की घटनाएं पर आदिवासियों को न्याय मिलेगा? क्या फिर इसके लिए न्याय मिल पाएगा या मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर सुविधाएं और संसाधनों के लिए ये बुधनी विधानसभा तरसता रहेगा? देश की राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल गुरुवार सुबह 4:45 पर पुलिस को एक महिला को कॉल कर बताया कि छतरपुर में JMD एस्टेट के ही चौथी मंजिल पर ही एक शख्स जिसका नाम संजीव सेजवाल है, वो यहाँ पार्टी करने आया था। उसने खुद को गोली मार ली है और इस घटना के बाद से ही पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और वहां पर पुलिस को संजीव जायसवाल की लाश मिली और लाश के पास से ही पुलिस को पिस्तौल भी बरामद हुई है। मौके वारदात पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है और वहां पर सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो जिस फ्लैट में संजीव जायसवाल की लाश मिली है वो फ्लैट उसने किराए पर लिया हुआ था। शाम को उसके दोस्त फ्लैट पर आए और वहां पर पार्टी हुई। फ्लैट के केयर टेकर ने भी बताया कि इस पार्टी में एक महिला भी शामिल थी। अब महिला को उन लोगों ने पता करने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्टी में शामिल हुई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि संजीव जायसवाल अपने किसी रिश्तेदार की हत्या के मामले में प्राइम विटनेस भी था और उसे पुलिस की तरफ से PSO भी मिला हुआ था। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार PSO उस समय कहां था। पुलिस को जो पिस्तौल बरामद हुई है वो भी जांच के लिए दे दी गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि पिस्तौल किसकी है और पुलिस ने संजीव जायसवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि बीजेपी नेता संजीव जायसवाल ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है। कांग्रेस ने भारत को आजादी भीख में मिलने संबंधी अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान को लेकर गुरुवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि ये देशद्रोह है और इसके लिए कंगना के पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई 24 सेकंड की एक क्लिप में कंगना रनौत को कहते हुए सुना जा सकता है कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वो एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में बोल रही थी जिसमें उनकी बात पर कुछ श्रोताओं ने भी ताली बजाते हुए सुना है। और इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, कंगना रनौत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का ही नहीं बल्कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का भी अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या वो कंगना रनौत की राय का समर्थन करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, आनंद शर्मा ने ये जोर देकर ये भी कहा कि माननीय राष्ट्रपति को कंगना से तत्काल पद्म सम्मान वापस लेना चाहिए। ऐसा सम्मान देने से पहले मनोरोगा संबंध आकलन होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को ये सम्मान नहीं मिले जो देश और उसके नायकों का अपमान करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना पर निशाना साधा है और कहा कि उनका बयान उन लाखों लोगों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि कंगना ने जो कहा है उसका हर भारतीय नागरिक विरोध करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 पैरालंपिक विजेताओं प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों को 32.50 करोड़ के चेक दिए और आपको बता दें कि प्रशिक्षकों को भी 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के समय हमारे पैरालंपिक दिव्यांग और दरकिनार कर देश के खिलाफ देश के लिए लड़ रहे थे और मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में गुरुवार को हुए भव्य समारोह में प्रदेश में 75 जिलों के 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में ही मेजर ध्यानचंद के नाम से ही जल्द बनाने की बात दोहराई और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इनके दम पर ही देश को पैरालंपिक में पहली 19 मेडल मिले हैं। योगी ने पैरालंपिकों के परिजनों को भी मंच पर बुलाकर बात की है और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र कुमार, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई मंत्री दिनेश खटीक आदि मौजूद रहे और पैरा ओलंपिक में भी मेडल जाने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएस सुहास LY की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4 करोड़ का चेक देकर 5 विशेष वेतन वृद्धि देने का भी ऐलान किया है। योगी ने कहा कि जब नोएडा कोरोना से जूझ रहा था तब सुहास लोगों को ही बचाने के लिए शानदार काम कर रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खेलों का रोकने
वाले थे, हम खेलों को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ और आसपास के इलाकों में बहन बेटियों को घर से निकलने में डर लगता था। यूपी में सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, व्यापारियों को डर लगता था। अब अभिमुक्त वो माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को किया जाएगा और इस मौके पर खास बनाने के लिए एक्सप्रेसवे रनवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए भारतीय सैन्य कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि 30 फाइटर जेट्स जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतारने की भी तैयारी की जा रही है और उसका अभ्यास आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि आज से अगले 4 दिन तक भारतीय वायुसेना के प्रवाज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। ऐसे में पूर्वांचलियों को आज से लड़ाकू विमानों की खूब गर्जना सुनाई देगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्सप्रेसवे पर तैयार किए गए लैंडिंग स्क्रिप्ट का भी जायजा लेंगे और आज दोपहर सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से भी एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और इसके बाद यहां एक शानदार एयर शो होगा जिसके जरिए भारत दुनिया के सामने अपनी रक्षा तैयारियों की झलक पेश करेगा। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे लड़ाकू विमानों के उतरने के योग्य बनाया गया है। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी जेट्स के उतरकर और उड़ान भरकर अपने कौशल का परिचय दिया था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पीएम मोदी और योगी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है। लखनऊ के चांद सराय गांव में भी गाजीपुर के हैदरिया गांव तक बनाए गए इस एक्सप्रेसवे पर 22,494 करोड़ की लागत आई है और 6 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसके जरिए महज 4 घंटे में लखनऊ से बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर जा पहुंचेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यूपी चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। लाजमी है कि बीजेपी इसके जरिए न सिर्फ पूर्वांचल वोटरों को साधेगी बल्कि विकास पुरुष के तौर पर मोदी और योगी की छवि को भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस अपने पैर पसार रहा है। कानपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जीका की दहशत बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। सीएम योगी भी इसको लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। बावजूद इसके अब कानपुर के बाद दूसरे शहरों में भी इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में जीका के 2 मरीज पाए गए हैं। यहाँ एक केस हुसैनगंज और दूसरा केस LDA कॉलोनी में मिला है। वहीं रात के ही टेस्टिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। कानपुर में पहले ही जीका फैल गया था और इसके अलावा ही कन्नौज में भी जीका वायरस का केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ के 2 केस मिलाकर उत्तर प्रदेश में जीका के अब तक 111 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह अब भी कह रहे हैं कि जीका सीमित इलाके में है और इसके डरने की जरूरत नहीं है। वहीं कानपुर में भी जब जीका की टेस्टिंग की सुविधा शुरू की जा चुकी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीका को लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। इस बैठक में जागरूकता बढ़ाने का भी फैसला भी लिया गया है।